एक घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। घर के मालिक ने खुद को फांसी लगा ली थी। भीड़ में खड़े लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। आखिर किसने किया था सुसाइड और क्या वजह थी इस सुसाइड की? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। कामिनी, इसकी पत्नी से बात करके पता करने की कोशिश करो। शायद उससे बात करने के बाद इस सुसाइड की वजह पता चले। शायद कोई परेशानी रही हो, बिजनेस की या फैमिली से रिलेटेड। यस सर। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर कामिनी मृतक श्याम की पत्नी माया से बात करके पता करने की कोशिश करती है, मगर माया का एक ही जवाब होता है कि उसे कुछ नहीं पता। कामिनी, आसपास के लोगों से बात करके कुछ पता चला? सर, माया और श्याम की शादीशुदा जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं थी। हर वक्त उसके घर से श्याम के चीखने की आवाज आती थी। वो कई बार माया पर हाथ भी उठाता था। इसका मतलब वो काफी गुस्से वाला इंसान था। लोगों से बात करके तो ऐसा ही लगा। घर में तो वो काफी दबंग था, इसीलिए ऐसा नहीं लगता कि उसे घर में कोई परेशानी होगी। ऑफिस के लोगों से और पूछताछ करके देखते हैं, शायद कोई ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। हाँ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर लेते हैं, उससे सारा खुलासा हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों करना सर? रिपोर्ट तो मेरे हाथ में है। कहते हुए लल्लू जी ने जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंस्पेक्टर राठौर के हाथों में दी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ माया के साथ उसके कुछ दोस्त बैठे हुए थे। अरे यार, जो होना था वो तो हो गया। अब कब तक क्यों उदास बैठेगी? अपनी जिंदगी में आगे बढ़। तुम आयुष के साथ दोबारा जिंदगी शुरू करने की बात कर रही हो। माना कि वो कभी मुझसे प्यार करता था, मगर अब आयुष क्यों एक विधवा से शादी करेगा? क्योंकि उसे छोड़कर श्याम से शादी करने का फैसला मेरा ही था। शायद तुझे पता नहीं है, आयुष ने अभी तक शादी नहीं की है। शायद वो तेरे लिए इंतजार में रुका हुआ था। अपने दोस्तों की बातें सुनकर माया की आंखें चमक जाती हैं। उसकी दोस्त तुरंत आयुष को फोन लगाती है और सारी बातें बताती है। ये क्या कह रही हो तुम? माया की जिंदगी में इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं अब उसके लिए इतना पराया हो गया हूँ? मैं अभी उसके पास आता हूँ। अगले दिन जब आयुष माया के पास पहुंचता है तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो आयुष के गले लगकर बहुत देर तक रोती रहती है। माया, होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया। क्या तुम मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगी? श्याम की सुसाइड के बाद तो उसके घर वाले मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं, और मेरे घर वालों ने तो शादी करके पेंडी छुड़ा लिया था। अब उनसे क्या उम्मीद करूं? मेरी उम्मीद तो तुम ही हो। तो बस हम लोग जल्दी ही शादी कर लेंगे। चलो अच्छा है, तुम दोनों अब एक साथ जिंदगी जियोगे, मगर एक दूसरे के साथ रहते हुए हमको मत भूल जाना। आयुष को मेरी जिंदगी में वापस लाने वाली तुम ही तो हो। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? एक दो दिन के बाद माया के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, कौन? मगर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए, अगर बात करनी है तो फोन चालू रखिए, वरना फोन काट दीजिए। फोन पर कोई अजनबी शख्स था जो माया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। गलती से भी मेरा फोन काटने की गलती मत करना। मेरे पास जो वीडियो है वो पुलिस के साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो? कौन सा वीडियो? किस वीडियो की बात कर रहे हो तुम? वही वीडियो जिसमें साफ नजर आ रहा है कि तुमने अपने पति की हत्या की है। मैंने तुम्हारा वीडियो बनाया था। What rubbish! मैं क्यों अपने पति की हत्या करूंगी? वीडियो में तो तुम ही नजर आ रही हो, तो क्यों ना उस वीडियो को एक बार इंस्पेक्टर राठौर को भेज कर देख लेता हूँ। वो कंफर्म कर लेंगे। प्लीज ऐसा मत करना। इंस्पेक्टर राठौर को वीडियो शेयर मत करना। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। That's like a good girl. यदि अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो इंस्पेक्टर राठौर के पास ना पहुंचे, तो 5 लाख रुपयों का इंतजाम कर लेना। 5 लाख रुपए?
इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लेकर आऊंगी? अपने आशिक आयुष से मदद मांग कर देखो, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। कहते हुए उस शख्स ने फोन रख दिया। इसके बाद माया बहुत घबरा गई। उसने तुरंत आयुष को फोन किया। श्याम ने सुसाइड किया था, फिर क्यों एक अजनबी शख्स माया को ब्लैकमेल कर रहा है? और उसके ब्लैकमेल करने से माया घबरा क्यों रही है? क्या सच में माया ने अपने पति का कत्ल किया? और अगर किया भी तो क्यों? उस अजनबी के पास क्या सच में माया के खिलाफ कोई सबूत था, या उसे ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहा था? माया, परेशान मत हो, मैं 5 लाख का इंतजाम कर लूंगा। मगर सच में अगर उसके पास ऐसा कोई वीडियो हुआ तो? कहते हुए आयुष खामोश हो गया। माया ने उसकी खामोशी समझ ली और उसके करीब आकर बोली, शायद मेरे साथ तुम्हें कभी खुशियां नसीब नहीं हो सकती। हम दोनों साथ आने की कोशिश करते हैं, पर कोई ना कोई मुसीबत हम दोनों के बीच आ जाती है। आयुष, चले जाओ यहाँ से, मैं सब अकेले मैनेज कर लूंगी। आयुष ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराया और सब कुछ सही करने का विश्वास दिलाने लगा। आयुष ने 5 लाख रुपयों की व्यवस्था कर ली थी और ब्लैकमेलर को कॉल करके होटल में मिलने के लिए बुलाया। ब्लैकमेलर पूरी तरह से अपना चेहरा छुपा कर आया था। वो वीडियो कहाँ है? इस फोन के अंदर। फोन मुझे दे दो, पहले पैसे दो। आयुष ने पैसों का बैग देते हुए फोन झपट लिया और फोन के टुकड़े करने के बाद उसके पास रखे वायर से ब्लैकमेलर का गला घोंटते हुए कहा, लगता है तो उस श्याम का कुछ ज्यादा ही हिमायती है। तुझे भी उसी के पास भेज देता हूँ। तेरा सबूत तो मिट ही गया है, अब तू भी खत्म। गलती से भी कोई गलती मत करना, वरना तुम्हारा भेजा गोली से उड़ा दूंगी। सर, आप ठीक तो है ना? कहते हुए उसने ब्लैकमेलर के चेहरे से मास्क हटाया तो वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर राठौर था, जिसे देखकर माया घबरा गई। इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ, मैं। शाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पता चल गया था कि यह सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है, मगर कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। तुम्हारे पुराने फोन कॉल्स और शाम के साथ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की सच्चाई ने शक की सुई तुम्हारी तरफ घुमा दी। तुम्हारे खिलाफ वैसे तो कोई सबूत नहीं था, इसीलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। अब सच सच बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? और आयुष जी, आप भी तो इस खून में शामिल हैं। इंस्पेक्टर राठौर की बात सुनकर ने कहानी सुनाई। मैं कॉलेज के टाइम से आयुष को पसंद करती थी। कॉलेज में हमारी जोड़ी लैला मजनू के नाम से फेमस थी, मगर आयुष को कॉलेज खत्म होने के बाद भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी। इसीलिए पापा ने मेरी शादी मुझसे 7 साल बड़े श्याम से करवा दी। मैं आयुष को नहीं भूल सकती थी, ऊपर से श्याम की जातियां। मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। तभी मुझे एक दिन शॉपिंग करते हुए आयुष मिला। वो जॉब कर रहा था। मैंने उसे अपनी कॉलोनी में रेंट पर घर दिलवा दिया। अब जब भी शाम घर पर नहीं होता, हम दोनों बेफिक्र होकर मिलने लगे थे। कॉलोनी के लोग हमें पुराने नाम से बुलाते थे, लैला मजनू। जब शाम को ये बात पता चली तो उसे लगा कि आयुष इस कॉलोनी में रहता होगा, इसीलिए उसने कॉलोनी ही चेंज कर ली। एक दिन शाम ने हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसने मुझे और आयुष को मारने की कोशिश की, मगर आयुष ने उसका गला दबा दिया। फिर हमने उसे फांसी के फंदे पर लटकाया ताकि सबको ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया है। प्लान तो अच्छा था, मगर तुम ये भूल गए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ पता चल जाएगा, क्योंकि अगर किसी का गला दबाया जाता है तो राउंड निशान आता है, और यदि कोई सुसाइड करता है तो वी निशान आता है। शाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल गया था कि उसने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या की गई है। तुम्हारे पुराने और नए कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि तुम्हारा आयुष से कुछ ज्यादा ही मिलना जुलना था। अब दोनों लैला मजनू मिलकर जेल की चक्की पीसना। कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है।
हमारे आसपास हो रही छोटी मोटी घरेलू हिंसा को हम लोग अनदेखा कर देते हैं, जिससे बाद में बड़े क्राइम का रूप ले लेता है, जो कि गलत है। यदि आपके आसपास कोई भी घरेलू हिंसा हो तो उसके खिलाफ तुरंत आवाज उठाएं। यदि श्याम का व्यवहार माया के साथ अच्छा होता तो शायद आज कहानी कुछ अलग ही होती। एक घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। घर के मालिक ने खुद को फांसी लगा ली थी। भीड़ में खड़े लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। आखिर किसने किया था सुसाइड और क्या वजह थी इस सुसाइड की? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। कामिनी, इसकी पत्नी से बात करके पता करने की कोशिश करो। शायद उससे बात करने के बाद इस सुसाइड की वजह पता चले। शायद कोई परेशानी रही हो, बिजनेस की या फैमिली से रिलेटेड। यस सर। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर कामिनी मृतक श्याम की पत्नी माया से बात करके पता करने की कोशिश करती है, मगर माया का एक ही जवाब होता है कि उसे कुछ नहीं पता। कामिनी, आसपास के लोगों से बात करके कुछ पता चला? सर, माया और श्याम की शादीशुदा जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं थी। हर वक्त उसके घर से श्याम के चीखने की आवाज आती थी। वो कई बार माया पर हाथ भी उठाता था। इसका मतलब वो काफी गुस्से वाला इंसान था। लोगों से बात करके तो ऐसा ही लगा। घर में तो वो काफी दबंग था, इसीलिए ऐसा नहीं लगता कि उसे घर में कोई परेशानी होगी। ऑफिस के लोगों से और पूछताछ करके देखते हैं, शायद कोई ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। हाँ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर लेते हैं, उससे सारा खुलासा हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों करना सर? रिपोर्ट तो मेरे हाथ में है। कहते हुए लल्लू जी ने जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंस्पेक्टर राठौर के हाथों में दी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ माया के साथ उसके कुछ दोस्त बैठे हुए थे। अरे यार, जो होना था वो तो हो गया। अब कब तक क्यों उदास बैठेगी? अपनी जिंदगी में आगे बढ़। तुम आयुष के साथ दोबारा जिंदगी शुरू करने की बात कर रही हो। माना कि वो कभी मुझसे प्यार करता था, मगर अब आयुष क्यों एक विधवा से शादी करेगा? क्योंकि उसे छोड़कर श्याम से शादी करने का फैसला मेरा ही था। शायद तुझे पता नहीं है, आयुष ने अभी तक शादी नहीं की है। शायद वो तेरे लिए इंतजार में रुका हुआ था। अपने दोस्तों की बातें सुनकर माया की आंखें चमक जाती हैं। उसकी दोस्त तुरंत आयुष को फोन लगाती है और सारी बातें बताती है। ये क्या कह रही हो तुम? माया की जिंदगी में इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं अब उसके लिए इतना पराया हो गया हूँ? मैं अभी उसके पास आता हूँ। अगले दिन जब आयुष माया के पास पहुंचता है तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो आयुष के गले लगकर बहुत देर तक रोती रहती है। माया, होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया। क्या तुम मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगी? श्याम की सुसाइड के बाद तो उसके घर वाले मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं, और मेरे घर वालों ने तो शादी करके पेंडी छुड़ा लिया था। अब उनसे क्या उम्मीद करूं? मेरी उम्मीद तो तुम ही हो। तो बस हम लोग जल्दी ही शादी कर लेंगे। चलो अच्छा है, तुम दोनों अब एक साथ जिंदगी जियोगे, मगर एक दूसरे के साथ रहते हुए हमको मत भूल जाना। आयुष को मेरी जिंदगी में वापस लाने वाली तुम ही तो हो। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? 1-2 दिन के बाद माया के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, कौन? मगर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए, अगर बात करनी है तो फोन चालू रखिए, वरना फोन काट दीजिए। फोन पर कोई अजनबी शख्स था जो माया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। गलती से भी मेरा फोन काटने की गलती मत करना। मेरे पास जो वीडियो है वो पुलिस के साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो? कौन सा वीडियो? किस वीडियो की बात कर रहे हो तुम? वही वीडियो जिसमें साफ नजर आ रहा है कि तुमने अपने पति की हत्या की है। मैंने तुम्हारा वीडियो बनाया था। What rubbish! मैं क्यों अपने पति की हत्या करूंगी?
वीडियो में तो तुम ही नजर आ रही हो, तो क्यों ना उस वीडियो को एक बार इंस्पेक्टर राठौर को भेज कर देख लेता हूँ, वो कंफर्म कर लेंगे। प्लीज ऐसा मत करना। इंस्पेक्टर राठौर को वीडियो शेयर मत करना। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। यदि अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो इंस्पेक्टर राठौर के पास ना पहुंचे, तो 5 लाख रुपयों का इंतजाम कर लेना। 5 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लेकर आऊंगी? अपने आशिक आयुष से मदद मांग कर देखो, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। कहते हुए उस शख्स ने फोन रख दिया। इसके बाद माया बहुत घबरा गई। उसने तुरंत आयुष को फोन किया। श्याम ने सुसाइड किया था, फिर क्यों एक अजनबी शख्स माया को ब्लैकमेल कर रहा है? और उसके ब्लैकमेल करने से माया घबरा क्यों रही है? क्या सच में माया ने अपने पति का कत्ल किया? और अगर किया भी तो क्यों? उस अजनबी के पास क्या सच में माया के खिलाफ कोई सबूत था, या उसे ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहा था? माया, परेशान मत हो, मैं 5 लाख का इंतजाम कर लूंगा। मगर सच में अगर उसके पास ऐसा कोई वीडियो हुआ तो? कहते हुए आयुष खामोश हो गया। माया ने उसकी खामोशी समझ ली और उसके करीब आकर बोली, शायद मेरे साथ तुम्हें कभी खुशियां नसीब नहीं हो सकती। हम दोनों साथ आने की कोशिश करते हैं, पर कोई ना कोई मुसीबत हम दोनों के बीच आ जाती है। आयुष, चले जाओ यहाँ से, मैं सब अकेले मैनेज कर लूंगी। आयुष ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराया और सब कुछ सही करने का विश्वास दिलाने लगा। आयुष ने 5 लाख रुपयों की व्यवस्था कर ली थी और ब्लैकमेलर को कॉल करके होटल में मिलने के लिए बुलाया। ब्लैकमेलर पूरी तरह से अपना चेहरा छुपा कर आया था। वो वीडियो कहाँ है? इस फोन के अंदर। फोन मुझे दे दो, पहले पैसे दो। आयुष ने पैसों का बैग देते हुए फोन झपट लिया और फोन के टुकड़े करने के बाद उसके पास रखे वायर से ब्लैकमेलर का गला घोंटते हुए कहा, लगता है तो उस श्याम का कुछ ज्यादा ही हिमायती है। तुझे भी उसी के पास भेज देता हूँ। तेरा सबूत तो मिट ही गया है, अब तू भी खत्म। गलती से भी कोई गलती मत करना, वरना तुम्हारा भेजा गोली से उड़ा दूंगी। सर, आप ठीक तो है ना? कहते हुए उसने ब्लैकमेलर के चेहरे से मास्क हटाया तो वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर राठौर था, जिसे देखकर माया घबरा गई। इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ, मैं। शाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पता चल गया था कि यह सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है, मगर कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। तुम्हारे पुराने फोन कॉल्स और शाम के साथ तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की सच्चाई ने शक की सुई तुम्हारी तरफ घुमा दी। तुम्हारे खिलाफ वैसे तो कोई सबूत नहीं था, इसीलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। अब सच सच बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? और आयुष जी, आप भी तो इस खून में शामिल हैं। इंस्पेक्टर राठौर की बात सुनकर ने कहानी सुनाई। मैं कॉलेज के टाइम से आयुष को पसंद करती थी। कॉलेज में हमारी जोड़ी लैला मजनू के नाम से फेमस थी, मगर आयुष को कॉलेज खत्म होने के बाद भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी। इसीलिए पापा ने मेरी शादी मुझसे 7 साल बड़े श्याम से करवा दी। मैं आयुष को नहीं भूल सकती थी, ऊपर से श्याम की जातियां। मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। तभी मुझे एक दिन शॉपिंग करते हुए आयुष मिला। वो जॉब कर रहा था। मैंने उसे अपनी कॉलोनी में रेंट पर घर दिलवा दिया। अब जब भी श्याम घर पर नहीं होता, हम दोनों बेफिक्र होकर मिलने लगे थे। कॉलोनी के लोग हमें पुराने नाम से बुलाते थे, लैला मजनू। जब श्याम को ये बात पता चली तो उसे लगा कि आयुष इस कॉलोनी में रहता होगा, इसीलिए उसने कॉलोनी ही चेंज कर ली। एक दिन श्याम ने हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसने मुझे और आयुष को मारने की कोशिश की, मगर आयुष ने उसका गला दबा दिया। फिर हमने उसे फांसी के फंदे पर लटकाया ताकि सबको ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया है। प्लान तो अच्छा था, मगर तुम ये भूल गए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ पता चल जाएगा, क्योंकि अगर किसी का गला दबाया जाता है तो राउंड निशान आता है
और यदि कोई सुसाइड करता है तो वी निशान आता है। शाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल गया था कि उसने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या की गई है। तुम्हारे पुराने और नए कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि तुम्हारा आयुष से कुछ ज्यादा ही मिलना जुलना था। अब दोनों लैला मजनू मिलकर जेल की चक्की पीसना। कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। हमारे आसपास हो रही छोटी मोटी घरेलू हिंसा को हम लोग अनदेखा कर देते हैं, जिससे बाद में बड़े क्राइम का रूप ले लेता है, जो कि गलत है। यदि आपके आसपास कोई भी घरेलू हिंसा हो तो उसके खिलाफ तुरंत आवाज उठाएं। यदि शाम का व्यवहार माया के साथ अच्छा होता तो शायद आज कहानी कुछ अलग ही होती।